तो बच्चों लोग लास्ट सेशन में लोग कवर किए थे एन फैक्टर निकालना कैसे सीखेंगे अलग अलग केसेस में। और लास्ट टॉपिक हम लोग जो खत्म किए थे कि रेडॉक्स रिलेशन में हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आपका रिलेशन होगा रेडॉक्स रिलेशन होगा उस केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी को जस्ट आपको रिकैप कर दे रहे हैं और इसका एप्लीकेशन लेके हम लोग सीखेंगे। तो इसका रिकैप क्या रहेगा, ध्यान देना। जब भी आपके पास कोई रिडॉक्स चेंज होगा तो उसमें एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बोला गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर मोल ऑफ स्पीसीज, यानी एक मोल स्पीसीज में, यानी एक मोल जो भी आप जिस पर आपका फोकस है उसका एक मोल होना चाहिए। उसके एक मोल में कितना मोल इलेक्ट्रॉन लॉस है गेन करेगा, उसके एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस है गेन करने वाला है। ठीक है, इन अनदर वर्ड्स आप ऐसा बोल सकते हो कि टोटल लॉस और गेन बाय टोटल मोल ऑफ स्पीसीज। ठीक है, कि अगर आपका मोल ऑफ रिएक्टेंट या जिसका मोल को आप निकाल रहे हो, जिसका पेन फटर निकालने वाले हो उसका अगर मोल एक से ज़्यादा होगा तो क्या करना, टोटल लॉस अगेन निकाल लेना और उस लॉस अगेन को डिवाइड करना टोटल मोल से। क्योंकि हमको इंटरेस्ट है जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस अगेन हुआ है पर मोल ऑफ स्पीसीज, पर मोल ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर मोल ऑफ स्पीसीज, पर मोल ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, इसमें आप लोग को अलग अलग केस हम पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान दोगे MnO4 अगर जाएगा Mn+2 में तो इसका एन फैक्टर कितना होगा। तो टोटल आपको दिख रहा होगा कि MnO4 में Mn का सेट +7 है तो वहाँ से जा रहा +2 में, यानी इस केस में इसका एन फैक्टर होगा +5 होगा। ठीक है, अगर MnO4 माइनस बेसिक विंडो में जाता है Mn+6 में तो यहाँ पे +7 से +6 जा रहा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन का गेन कितना हो रहा है, एक का गेन हो रहा है। तो इसके एक मोल में एक का गेन हो रहा है, मतलब एन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम ले लो या न्यूट्रल मीडियम ले लो उस केस में Mn जाता है +4 स्टेट में, यानी इसमें Mn+7 स्टेट से जा रहा है +4 स्टेट में। तो इसका एक मोल में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इस केस में 3 हो जाएगा। यानी हर केस का एन फैक्टर को पता चल गया। तो अगर हम वो पता है तो अगर हमसे पूछेगा कि इस केस में यानी पहले वाले केस में MnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तो मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान इस केस में कैसे करेंगे, तो मोलर मास बाय एन फैक्टर। यहाँ पे देखो तो मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो हर केस में आपका इक्विवेलेंट वेट देखो अलग लगाएगा। मोलर मास किसी भी स्पीसीज का कांस्टेंट होता है, बट इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करता है रिएक्शन पे, क्योंकि रिएक्शन पे डिपेंड करता है एन फैक्टर। अगर एन फैक्टर चेंज करेगा तो आपका इक्विवेलेंट वेट भी क्या होता है, चेंज करता है। ठीक है, तो इसको MnO4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो इसको आपको मैं याद करने बोल दिया था कि एसिडिक मीडियम में कहाँ जाएगा +2 स्टेट में। अगर बेसिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा तो हमको भेजना +4 स्टेट में। ये दो को आपको याद कर लेना है, ये दो को आपको याद कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा बेसिक मीडियम होगा तो जाएगा +6 स्टेट में, M+6 में जाएगा। और हर केस का एन फैक्टर कितना है, तो एसिडिक का 5, स्ट्रांगली बेसिक का 1 और स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम का एन फैक्टर होता है 3। इसको याद कैसे करोगे, तो बैन 153, बैन मतलब B मतलब बेसिक एन फैक्टर 1, A मतलब एसिडिक एन फैक्टर 5, N मतलब न्यूट्रल एन फैक्टर 3। ये आपको याद करना था। ठीक, अब ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट दिया है उसका हमको एन फैक्टर निकालना है। तो देखो एन फैक्टर निकालते कैसे आपको समझा दे रहे हैं फिर से। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो फिर से समझ लो एन फैक्टर निकालते कैसे हैं। तो मान लेते हैं इस 3 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना आप लोग। तो डाइक्रोमेट जाएगा क्रोमियम +3 में, ऑक्सलेट जाता है CO2 में, NH2 जाता है H2 में। इस केस में हमको एन फैक्टर निकालना है। ठीक है, किसका निकालना, तो जिसका हमको बोला जाएगा। तो ध्यान देना, हमको निकालना एन फैक्टर डाइक्रोमेट वाले केस में Cr2 -2 अगर जाता है Cr+3 में। तो अगर हमसे क्वेश्चन बोला जाए कि हमको एन फैक्टर इसका निकालना है, किसका निकालना है, तो इसका निकालना है डाइक्रोमेट आयन का। तो ध्यान ना,
तो देखो तरीका कैसे है, डाइक्रोमेट का एक मोल लेना, तो डाइक्रोमेट का एक मोल ले लिया मेरे पास, इसका एक मोल आ गया मेरे पास। तो डाइक्रोमेट में कौन सा एटम का ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है, क्रोमियम का, तो जिसका चेंज हो रहा है उस एटम को फोकस करना, तो क्रोमियम का चेंज हो रहा है तो क्रोमियम को लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और अगर यहाँ 2 है तो इसके राइट में भी 2 क्रोमियम दिखा देना, ठीक। डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6 था, +6 लिख लेंगे। और डाइक्रोमेट जा कहाँ रहा था, तो डाइक्रोमेट जा रहा था Cr+3 में, तो Cr+3 होता है, तो राइट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऊपर से लोगे, यानी यहाँ +3 यहाँ से लोगे, यानी हम बोल क्या रहे हैं, आप डाइक्रोमेट का एक मोल ले लेना, उसमें जो एटम चेंज करा उसका मोल नीचे लिख लेना, उतना ही अमाउंट राइट से भी लिख लेना, बट राइट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो आएगा राइट से, यानी पोर्ट के साइड से आएगा। अब देख लो यहाँ पे, तो क्रोमियम +6 से +3 गया, तो एक क्रोमियम में 3 का गेन, तो 2 में अल्टीमेटली क्रोमियम कितना, 2 क्रोमियम है पर मोल, डाइक्रोमेट के एक मोल में क्रोमियम क्या है, 2 मोल है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी इस कंपाउंड का एन फैक्टर हो जाएगा 6 हो जाएगा। कभी कभी कुछ तो ऐसा बोलेगा, इस रिएक्शन में डाइक्रोमेट से जा रहा आपका Cr+3, और कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Cr, हमको Cr+3 का पता करना है, ठीक है। जिसका पता करना उसको आप रिएक्टेंट बना लो, जिसका पता करना होता है मेक इट एज ए रिएक्टेंट, उसको रिएक्टेंट की तरह बनाना है, यानी यहाँ पे आपका Cr+3 ले लो, तो इसको आप उल्टा सोच लो, अगर आपको दिक्कत हो रहा तो आप ऐसा सोचो कि Cr+3 जा रहा है डाइक्रोमेट में, यानी आप रिएक्शन को रिवर्स कर सोचो, तो आपको निकालना किसका, निकालना आपको Cr+3 का है, तो Cr+3 में Cr 1 होता है, तो अगर यहाँ 1 हो तो यहाँ भी आप 1 लोगे, ठीक है, क्योंकि जो उसका जो अमाउंट है जिसका आप एन फैक्टर निकाल रहे हो वही नंबर को डिसाइड करता है, जिसका आप एन फैक्टर निकालने वाले हो आपका नंबर वहीं से डिसाइड होगा। तो इसका नंबर 1 है, तो इसका नंबर यहाँ पे, तो क्रोमियम यहाँ पे 1 दोनों साइड ले लिए हैं, ठीक है। लेफ्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा यहाँ से, तो +3 होगा, और राइट साइड में जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से आएगा, तो ऊपर में +6 है, तो यहाँ पे +6 लेंगे, तो अल्टीमेटली इसमें क्या 3 का लॉस है, तो एक क्रोमियम में 3 का लॉस है, तो इस प्रोसेस का एन फैक्टर क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी ये जो क्रोमियम +3 इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको इससे सोचना था, यानी इसका जो एन फैक्टर बोल रहे हो इसका कितना होगा एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दोगे, अगर ऑक्सलेट से जा रहा है CO2 में, ऑक्सलेट से जा रहा है CO2 में, ठीक, ऑक्सलेट से जा रहा है CO2 में, तो आपसे बोला गया है फाइंड एन फैक्टर ऑफ दिस, आपको इसका एन फैक्टर निकालना मान लेते हैं, तो ठीक है ना। इसमें चेंज किसका हो रहा है, कार्बन का, तो यहाँ पे कार्बन कितना 2 है, यहाँ 2 कार्बन है, तो राइट में भी 2 कार्बन बना लेना आप। ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान देना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या +3 है और यहाँ पे +4 है, तो यहाँ का जो 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +3 होगा, और यहाँ पे दोनों का ऑक्सीजन क्या होगा +4 होगा। एक कार्बन में 1 का लॉस है, 2 कार्बन में 2 का लॉस, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे एन फैक्टर होगा 2 होगा, यानी इस कंपाउंड का एन फैक्टर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सलेट का निकालना सीख गया। अगर कोई ऐसा बोलता कि नहीं मेरे को इस रिएक्शन में CO2 का निकालना है, यानी C2O4-2 जा रहा CO2 में, और हमसे बोला जाए कि नहीं हमको एन फैक्टर निकालना है, किसका CO2 का निकालना है, तो सिंपल सा चीज़ ना कि CO2 का अगर हमको निकालना है तो आप देखो, तो रिएक्शन को उल्टा सोचो, आप उल्टा सोच लो कि CO2 जा रहा है ऑक्सलेट में, आपको निकालना किसका, आपको निकालना है CO2 का, तो यहाँ पे कार्बन कितना है जी, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो 1 कार्बन है तो उसे 1 कार्बन को लेंगे दोनों साइड में, 1 कार्बन है तो यहाँ भी 1 कार्बन लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में कितना +4 था, यहाँ +4 ले लेंगे, और राइट में ऑक्सीजन कितना +3 है, तो यहाँ +3 ले लेंगे। जो एटम का नंबर है वो डिसाइड होता है हमेशा रिएक्टेंट से, आपका एटम का जो नंबर होगा वो डिसाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी जिसका आप निकालने वाले हो एन फैक्टर वही नंबर उसके एटम के नंबर को डिसाइड करता है। तो एटम का नंबर हमेशा डिसाइड करो कि जिसका आपको एन फैक्टर निकालना है,
ठीक है। तो यहाँ पे CO2 में C का एटम एक है, तो इसलिए देखना कि हम एक कार्बन पे ही फोकस कर रहे हैं। इसमें टोटल 1 का गेन है, तो इन्फिटर क्या होगा, इन्फिटर होगा 1, यानी CO2 का इन्फिटर क्या हो जाएगा, तो C2 इन्फिटर हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है चलो, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को देख लो जहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑलरेडी पहले आप देख चुके हो, दोबारा बस रिकैप कर लो। तो फटाफट क्वेश्चन को देखो, टिल इस क्वेश्चन पे देखो फटाफट, फिर हम आगे देखते हैं हम लोग जल्दी फास्ट। आपको हर केस में लेफ्ट साइड का जो है उसका इन्फिटर पता करना है, लेफ्ट वाला जो स्पीसीज है उसका इन्फिटर पता करना है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। तो बस चेक कर लेना कि सही है कि गलत है, और कहीं कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछ लो। यहाँ तो कोई दिक्कत है, चलो यहाँ तो हो चुका आप लोग का। सर ठीक है, तो आगे लोग क्वेश्चन कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो बस आप लोग ये लास्ट का जो क्वेश्चन है उसको खत्म करोगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे SO6 S4O6-2 है, यहाँ पे S3O2 है, S3O2 है -2 है। उसको ऊपर वाला क्वेश्चन में S2O3-2 है, और यहाँ S4O6-2 है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन में लेफ्ट वाले का आपको इन्फिटर पता करना है। जल्दी फास्ट चेक कर लो एक बार, कोई प्रॉब्लम पूछ लेना है।
कोई को डाउट हो पूछ सकते हो चलो आप लोग। सर वो H2O3 वाला ठीक है, और कोई डाउट हो बच्चे लोग? नहीं, ठीक है। मैं लास्ट का 2 क्वेश्चन बता देना आप लोग को। तो ध्यान ना, जब भी किसी रेडॉक्स चेन में आपको इन्फिनिटर निकालना होता है तो आप देखना कि आपका जिसका भी आपको निकालना है इन्फिनिटर वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मान ले H2O3 - 2 है, एक कन्वर्ट हो रहा है खुद को S4O6 -2 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको इन्फिनिटर निकालने किसका बोला गया है? तो आपको निकालने बोला गया है H2O3 - 2 का निकालने बोला गया है। तो ध्यान ना, इसमें आखिर किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है? तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे 2.5 है, यानी पर सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 निकल के आएगा, और यहाँ पे आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे देखोगे इस कंपाउंड में 2 सल्फर है, तो यहाँ भी आपको राइट में 2 सल्फर लेना पड़ेगा। नंबर जो होता है वो डिसाइडेड होता है जिसका इन्फिनिटर निकालने वाले हो। तो निकालने वाले हो H2O3 का, तो वहाँ पे 2 सल्फर होगा, तो दोनों साइड आप 2 सल्फर ले लेना। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 और यहाँ होगा 2.5, यानी पर सल्फर 0.5 का लॉस है। 2 सल्फर में लॉस कितने होगा? 1 का होगा, इन्फिनिटर होगा 1, यानी इसका इन्फिनिटर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया।